उत्तराखंड बनने के बाद ही जो है पहाड़ के लोगों के साथ सौतेले व्यवहार जो है वो शुरू हो गया था। तमाम जो यहाँ पर पार्टियां रही, जिनकी सरकारें रही, उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए कभी काम ही नहीं किया। जरूरत इस बात की थी कि जो विपक्ष है, विपक्ष को मैं ये मानता हूँ कि केवल यूपीडी नहीं, जितना विपक्ष है, विपक्ष को पूरा मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे को याद है कई लोग मुझे आरएसएस का लोग आदमी समझते थे कि आरएसएस में जुड़ा है इसलिए पहाड़ी टोपी पहनता है, जो इसलिए जो है अपने नाम के पीछे पहाड़ी लगाता है। जो लोग मैं देखता था जो हमारे साथ कल सड़कों पे थे, वो आज भी सड़कों पे ही है। उनका जीवन आंदोलन में खप गया है पहाड़ के लिए। आंदोलन जीवी का नाम दिया जा रहा है, नक्सली का जो है ठप्पा लगाया जा रहा है। उस तरह का जो है वातावरण नहीं था। लोग आंदोलनकारियों की इज्जत करते थे, सोचते थे कि ये पहाड़ के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बेबाक तरीके से आवाज उठाते हैं। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जो पलायन हुआ, वो उत्तराखंड के अंदर आंतरिक पलायन हुआ। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सरकारी स्कूल की पीड़ा क्या है। इन्होंने एक साजिश के तहत मूल्यवान सिलसिले खत्म किया ताकि मैदान के लोगों को खुश किया जाए। बोली भाषा पर वोट देते या फिर अपने लोगों पर वोट देते, तो आज पहाड़ की स्थिति ऐसी नहीं। हमारे लोगों ने जिसको बड़ी बोली भाषा जो छोड़े, गांव के अंदर आप आज भी देखेंगे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अच्छा, क्षेत्रीय ताकतों के पास कोई है ही नहीं। लेकिन रोड की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई आदमी एक बार वहां चला जाए तो दोबारा उस रोड पर जाने से पहुंचती जो है कमर टूट जाएगी। पहाड़ की जो हालत है उसके पीछे पहाड़ के लोगों का ही सबसे बड़ा। हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में होटलियर लोग रहते हैं और जरूरत इस बात की कि आज आपको पहाड़ के अंदर वापस लौटना है। गाँव में मुझे बता दीजिए कितने गाँव के अंदर कितने युवा रह रहे हैं। तो एक नया मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और लोग उस भावनाओं में बह जाए। पहाड़ियों का जो अस्तित्व है वो एक दिन जो है उत्तराखंड से समाप्त हो जाएगा। और हिमालय राज्य होने का मतलब ये है कि यहाँ का उत्तराखंड का अस्तित्व पहाड़ों से। देहरादून में बैठ के संस्कृति नहीं बचती है, देहरादून में बैठ के बोली भाषा नहीं बचती है। टीम ब्रह्म कमल के नाम से हमने एक संगठन बनाया था। छात्रों के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्री पलायन पर आज तक कोई भी नहीं बना पाया, मेरा ये मानना है। जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी, नानिसार के अंदर जो है औने पौने दाम पे हरीश रावत की सरकार में जो है जिंदल ग्रुप को जमीन दे दी जाती है। चेहरे बदले हैं, काम तो वही हो रहे। और सबसे पहले अपने गाँव के अंदर पक्का मकान तो बनाइए। पक्का मकान रहेगा तो आप आते जाते रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपने गुसाई जी अपना परिचय के साथ आपसे एक सवाल ये है कि 25 साल उत्तराखंड के हो चुके हैं। इन 25 सालों में आपने प्रदेश को अगर जाना है तो कितना जाना है, कितना बदलते हुए देखा है, और इन 25 सालों में आपने क्या ऐसी चीज़ें प्रदेश में देखी हैं जिसे आप बहुमूल्य चेंज कह सकते हैं इस प्रदेश के लिए? तो सबसे पहले मैं सीमाना कंचालू, मेरा नाम अमित गुसाई पहाड़ी से, और मैं मूल रूप से जो टीरी गढ़वाल खास पट्टी के अंदर जो पुनाड़ गाँव को रहने वाला छूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वर्तमान समय पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। मैंने पत्रकारिता में जो है डिग्री यहाँ पर ली है, और छात्र जीवन में ही जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में थे तो हम विभिन्न आंदोलनों में, पहाड़ के विभिन्न आंदोलनों में हम रहे। आज हम देखते हैं कि कई लोग जो है पहाड़ की बातें करते हैं, लेकिन शायद हमारी टीम वो पहली टीम थी जिसमें कि सबसे पहले हमने शुरुआत की थी पहाड़ी आंदोलन के बारे में, पहाड़ के मुद्दों के बारे में। और टीम ब्रह्म कमल के नाम से हमने एक संगठन बनाया था। उसमें हमने जो है 2 डॉक्यूमेंट्री हमारी उस प्रोडक्शन हाउस से भी आई थी। इसमें पलायन बहुत फेमस हुई थी। पुराने जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हें अगर याद होगा तो हमने पलायन को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें पहाड़ के विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की थी, और वो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री थी। छात्रों के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्री पलायन पर आज तक कोई भी नहीं बना पाया, मेरा ये मानना है, जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी। आज भी ये डॉक्यूमेंट्री जो है वर्तमान समय में भी उतनी ही मतलब जो है महत्वपूर्ण जितनी पहले थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री जो है उसमें जो मुद्दे आज हमने जो है पहले उठाए तो वो आज भी जो है वैसे के वैसे ही हैं। और रही बात उत्तराखंड के 25 वर्ष की, तो सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाओं के साथ साथ आज इस बात को भी देखने की जरूरत है कि आज पहाड़ की दशा और दिशा कहाँ जा रही है। क्या वर्तमान समय में जो मुद्दे हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने उठाए थे, जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड बना था, क्या वो बन पाया? लेकिन हम वर्तमान समय में देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से मुझे भी याद है जब हम 10 साल या 15 साल पहले जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे और हम जब स्टूडेंट हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मुद्दे तब भी वही पहाड़ के थे, आज ही मुद्दे पहाड़ के वही हैं। वही शिक्षा का मुद्दा उठता था, वही रोजगार के मुद्दे उठते थे, तमाम मुद्दे वही उठते थे। अब प्रदेश की जनता को ये सोचना है कि लगातार वो जब जो है इस तरह के मुद्दों जो को लेकर जो है पहले भी आंदोलन थे, आज भी आंदोलन चल रहे हैं, तो उत्तराखंड की दशा और दिशा किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ आपके सामने पे। तो अमित गुसाई जी, आज जैसे कि आपने अपनी शुरुआती दौर के बारे में बताया, आपने टीम ब्रह्म कमल के बारे में बताया, किस तरह से पहाड़ के मुद्दों को लेकर आपने काफी बातें की हैं, संघर्ष किया है। इस पे बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आज तक हमें पहाड़ियों के हकों के लिए आज तक आवाज उठानी पड़ रही है? क्यों नहीं पहाड़ियों को उनका हक मिल पा रहा है?
देखिए ये बात आज की नहीं है। उत्तराखंड बनने के बाद ही जो है पहाड़ के लोगों के साथ सौतेले व्यवहार जो है वो शुरू हो गया था। तमाम जो यहाँ पर पार्टियाँ रही, जिनकी सरकारें रही, उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए कभी काम ही नहीं किया। जो लोग हमारे पहाड़ से भी जीत के आए, कोई भी पहाड़ का विधायक, कोई भी पहाड़ का नेता, वो कभी भी जो है पहाड़ के लिए कभी सोच ही नहीं पाए। मेरे को याद है कई लोग मुझे आरएसएस का लोग आदमी समझते थे कि ये आरएसएस में जुड़ा है इसलिए पहाड़ी टोपी पहनता है, जो इसलिए जो है अपने नाम के पीछे पहाड़ी लगाता है। हम लोग ने पहाड़ के मुद्दे यहाँ पर उठाने शुरू किए तो पहाड़ के मुद्दे कल भी हुए थे। जो लोग मैं देखता था जो हमारे साथ कल सड़कों पे थे, वो आज भी सड़कों पे ही हैं। वो लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं। उनका जीवन आंदोलन में खप गया है पहाड़ के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार, पहले की सरकारों ने जो है उनको इस तरीके से नहीं किया जैसे वर्तमान समय में उनको जो है आंदोलन जीवी का नाम दिया जा रहा है, नक्सली का जो है ठप्पा लगाया जा रहा है। उस तरह का जो है वातावरण नहीं था। लोग आंदोलनकारियों की इज्जत करते थे, सोचते थे कि ये पहाड़ के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बेबाक तरीके से आवाज उठाते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में क्या है कि आप अगर पहाड़ के लिए बेबाक तरीके से आवाज उठाएंगे, आप पहाड़ के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, तो आपके ऊपर नक्सली का ठप्पा लग जाएगा, आपके ऊपर जो है आतंकवादी का ठप्पा लग जाएगा, आपके ऊपर आंदोलन जीवी का ठप्पा लग जाएगा। ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। चलिए, ये चीजें अगर पहले नहीं हुआ करती जैसे आप कह रहे हैं, और ये बढ़ा भी है क्योंकि जब छात्र भी आंदोलन कर रहे थे तो उनको भी जिहादियों का कुछ तमगा दे दिया गया था सरकार की तरफ से। खैर, तो क्यों ऐसी नौबत आती है पहाड़ के युवाओं को कि पहले उन्हें अपने पहाड़ी राज्य के लिए लड़ना पड़ता है, फिर उस पहाड़ी राज्य मिल जाने के बाद उस पहाड़ी राज्य में अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है? ऐसा क्यों हो रहा है? हकों के लिए ऐसा है कि पहाड़ के लोगों के साथ पहले से ही जो है, जब से उत्तराखंड बना तब से ही सौतेला व्यवहार शुरू हो गया था। तब चाहे वो जो है जो क्षेत्र हमने मांगा नहीं था, उस क्षेत्र को जबरदस्ती जो है सरकार ने हमको जो यहाँ पर दिया। गैरसैंण का मुद्दा ही फंसा दिया। अगर आज राजधानी गैरसैंण बन जाती उत्तराखंड बनने के बाद ही, तो मुझे लगता है पहाड़ की आबादी का इतना बड़े स्तर पर जो है पलायन आज देहरादून, हल्द्वानी के शहरों में नहीं होता। तमाम जितने मैदानी क्षेत्र हैं, जो आज पहाड़ और मैदान की बात लोग कर रहे हैं कि मैं पहाड़ के लोग आकर बस रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैदानों में बस रहे हैं। अगर राजधानी आज शुरू से ही अगर गैरसैंण बना दी जाती, तो पहाड़ के अंदर ही मूलभूत सुविधाएं जो है वहां पर बन जानी थी, और कभी भी पहाड़ के लोगों ने इतने बड़े स्तर पर पलायन नहीं करना था। पलायन हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ, पलायन उत्तराखंड बनने से पहले भी हुआ, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जो पलायन हुआ वो उत्तराखंड के अंदर आंतरिक पलायन हुआ। लोगों ने जो है पहाड़ छोड़े, लोग उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जो है बसने लग गए। जो पलायन पहले दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में था उत्तराखंड बनने से पहले, वो पलायन अब घुमा फिरा के जो है उत्तराखंड बनने के बाद हल्द्वानी, रामनगर और हरिद्वार समेत ऋषिकेश, इन तमाम जगहों पर जो है, देहरादून में, इन सब जगहों पर जो है पहाड़ के लोगों का पलायन हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जो अगर राजधानी उसमें बन जाती तो ये तमाम मुद्दे आज पैदा ही नहीं होते जो पहाड़ के अंदर हो रहे हैं। जब नेता पहाड़ के अंदर बैठते, पहाड़ की समस्याओं को जानते, रोड कहीं पर ब्लॉक होती, जब किसी नेता की गाड़ी वहां पर, किसी मंत्री की गाड़ी रुकती, भूस्खलन से, किसी भी समस्या से, खड्डों में जब किसी नेता की गाड़ी चलती, तो उसे एहसास होता कि पहाड़ की सड़कें आज खराब है। उसको एहसास होता कि जब अगर अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, जो वो बीमार पड़ता, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई जो है मंत्री या मुख्यमंत्री जब बीमार पड़ता पहाड़ों के अंदर, अगर अस्पताल में जो डॉक्टर नहीं होता, उसे एहसास होता, उसे बीमारी के लिए जब कोई डॉक्टर नहीं उसके लिए होता, तो तब उसे एहसास होता कि पहाड़ की पीड़ा क्या है, कि पहाड़ के अंदर डॉक्टर नहीं है। तमाम जो मूलभूत सुविधाएं शिक्षा की हो, जब मंत्री और नेताओं के बच्चे जो है पहाड़ के अंदर स्कूल में पढ़ते, तो तब उन्हें एहसास होता कि जो है आज पहाड़ के स्कूलों की स्थिति क्या है। लेकिन तमाम जितने नेता हैं, तमाम जितने लोग हैं, सबके अधिकारियों के मकान देहरादून में हैं। सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारियों के देहरादून में मकान है, उनके बच्चे जो देहरादून के स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी टीचर होगा, उसके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, तो मैं जानता हूं कि सरकारी स्कूल की पीड़ा क्या है। हमारे दौर में जिस स्कूल में जो है, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूं, राजकीय इंटर कॉलेज अंजरी शहर से, हमारे टाइम पे जहां पर छात्र संख्या 1200 से लेकर 1500 तक हुआ करती थी, आज वो 200-250 में सिमट गई। यानी इतने बड़े स्तर पे लोगों का पलायन हुआ कि लोगों ने छोड़ दिया। टीचर वहां पर रो रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से माइग्रेशन हो गया है, कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे 100 बच्चे भी नहीं बचेंगे, जबकि इंटर कॉलेज है वो। पहाड़ी और मैदानी का जो ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ है, या फिर चर्चा शुरू हुई है, ये क्या नेताओं की ही देन है? बिल्कुल नेताओं की देन है। उत्तराखंड बनने के बाद ही जिस तरीके से यहाँ से मूल निवास खत्म किया गया, यार किसी प्रदेश में आप बताइए, कोई प्रदेश है उत्तराखंड का ऐसा, उत्तराखंड के अलावा, जहाँ पर मूल निवास न हो। इन्होंने एक साजिश के तहत मूल निवास इसलिए खत्म किया ताकि मैदान के लोगों को खुश किया जाए।
और क्या मैदान में मूल निवासी नहीं है? जो 1950 से यहाँ रह रहा है मैदानी, क्या वो मैदानी नहीं है? हरिद्वार के अंदर जितने किसान हैं, जितने जो पुराने 1950 से यहाँ रह रहे हैं, वो मूल निवासी नहीं है? तमाम हमारे सिख भाई जो उधम सिंह नगर में रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या सिखों की है, पंजाबियों की है, देहरादून में पंजाबी समाज के लोग रहते हैं, व्यापारी लोग हमारे जो है बढ़िया समाज के लोग रहते हैं, क्या वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है? वो तो 1950 से यहाँ रह रहे हैं। जो पंजाब का पंजाबी आदमी जो उधम सिंह नगर में आया, वो भी तो जो है मूल निवासी है। क्या वो मूल निवासी नहीं जो उधम सिंह नगर में इतने टाइम से रह रहा है? क्या जो हरिद्वार के जो किसान हैं, जो बढ़िया समाज के लोग हैं, क्या वो सारे के सारे मूल निवासी नहीं है? लेकिन चंद जो लोग जो है, जो उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर आए, उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया, सरकार पे दबाव बनाया, सरकार ने उनके दबाव में जो है मूल निवास को पूरी तरीके से खत्म किया। और मूल निवास खत्म करने का उद्देश्य ये था कि किसी तरह से मैदान के लोगों को जो है खुश किया जाए। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप पहाड़ी लोगों के साथ होते हुए क्यों नहीं देखते हैं? क्या पहाड़ी लोगों को अपनी संस्कृति पर वोट देने की समझ कम है, या फिर आप देख रहे हैं कि नेता उनका ऐसा परेशानियों में फंसा देते हैं कि उन्हें संस्कृति से ज्यादा अपने रोजगार और पेट कैसे पले इसलिए वो मायने ये रखता है? क्या अपनी संस्कृति पर पहाड़ी वोट दे रहा है? अगर पहाड़ी लोग अपनी संस्कृति पर जो है वोट देते, अपने बोली भाषा पर वोट देते या फिर अपने लोगों पर वोट देते, तो आज पहाड़ की स्थिति ऐसी नहीं हुई थी। समस्या ये है कि सबसे पहले जो छे हमारे लोगों ने जो अपनी बोली भाषा जो छोड़िया। अगर हमारा लोग अपनी बोली भाषा नहीं छोड़ता, हमारा लोग कम से कम कभी बचदा पर यह ना कि अपनी बोली भाषा के जुड़िया रहा। हालांकि आज टाइम पर जन सोशल मीडिया आई, तो सोशल मीडिया जन इंस्टाग्राम आई, कई तरह का जो प्लेटफॉर्म छन आया, तो लोग जो छन भली अपनी बोली भाषा पर जो गाना आज जो छन कई जगह हमारा पहाड़ का जो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी गीत जो कई आज जगह जगहों पर जान सन लगिया, देश विदेश में पसर सन लगिया। लेकिन भाषा को सीमित, एक संस्कृति की अगर बात की जाए तो केवल गाना तक सीमित नहीं संस्कृति, और संस्कृति का जो तमाम स्तर छन केवल बोली भाषा गाना गीत नहीं, विकलाव बहुत चीज पहना हो छन, खाणो पीणो छे, आपको रहणो छो, आपसे पता होनी चाहिए कि हमारा बार त्योहार क्या है, हमारे घर में कन रीति रिवाज, हमारो ब्यो के हिसाब से हूँ, हमारो के हिसाब से अपन खाणो छो, रहणो छो, के हिसाब से हमारा देव देवता छन, सब चीज छन। लेकिन समस्या उत्तराखंड के गैली छे कि लोग संस्कृति के नाम पर, अपने लोगों के नाम पर कभी वोट नहीं दी। मुझे इतना याद है, मैं उत्तराखंड एकता मंच से भी जुड़ा रहा। हमने जो है 16 नवंबर 2016 को हमने जो है, नवंबर का टाइम था, मुझे डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, उत्तराखंड एकता मंच करके हमने संगठन बनाया था। और मैं उस समय दिल्ली भी गया था उस आंदोलन के लिए स्पेशली। तो उसमें दिल्ली में जो हमने कुछ मांगे रखी थी, हमारी मांगे थी जैसे कि जो है, जैसे दिल्ली के अंदर गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा की अकादमी की बात की गई थी। उसके अलावा जो है हमने जो है 8वीं अनुसूची में जो है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा को मिलाने की बात करी थी। उसके अलावा जो है हमने पर्वतीय जो हमारे त्योहार थे उसके लिए जो है हमने उत्तरायणी और मकरणी त्योहार के लिए जो है सरकारी सहायता, जिस तरह से छठ पर्व के लिए जो दिल्ली सरकार पहले जो है सहायता प्रदान करती थी, उसी तरीके से हमने मांग रखी थी कि जो है ये उत्तराखंड के त्योहारों के लिए भी दिल्ली में जो है वो स्पेशल बजट मिलना चाहिए, हमारे त्योहारों के लिए भी जो है सरकार को बजट रिलीज करना चाहिए। तो हमने नवंबर का टाइम था और 2016 की बात थी, तो हमने जब ये आंदोलन किया था उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले, तो ये आंदोलन काफी सक्सेसफुल रहा। इससे कई दिल्ली के अंदर नेता निकले, आज बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम जगहों पर जो है उत्तराखंड एकता मंच से निकले हुए लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि संगठन तो बन जाता है, लेकिन संगठन आने वाले टाइम के बाद जो है लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ इस्तेमाल करके उसको तोड़कर चले जाते हैं। तो वही उस संगठन, यही कमजोरी आप देख रहे हैं अभी फिलहाल उत्तराखंड क्रांति दल और जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति है, या फिर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, जो इस तरह के संगठन बने अलग अलग, क्या यही कमी आप देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल यही कमी है। और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आप अन्य प्रदेशों के साथ देखिए, जो उत्तराखंड के साथ बने, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत किया, क्षेत्रीय दल को वोट दिया। उत्तराखंड क्रांति दल के साथ प्रॉब्लम ही शुरू से रही, जिन्होंने राज्य बनाया आपने मात्र उनको कुछ 2-4 सीट में सीमित कर दिया। आपने जैसे चुनाव हुए, आपने कुछ सीटों के अंदर जो है उनको सीमित कर दिया, और सीमित कर दिया तो इसका मतलब जो है, जहां कम जो है, अगर राजनीतिक पार्टी में कम लोग जीत कर आते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी हमेशा प्रयास करती है उनको तोड़ने की, और राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी जो है क्षेत्रीय ताकतों को यहाँ पर मौजूद होने नहीं दिया। जितने भी संगठन ये आज उठ रहे हैं या काम कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां कल ये चुनाव में जाएंगी, क्या गांव-गांव के अंदर इनके कार्यकर्ता हैं? गांव-गांव के अंदर आप आज भी देखेंगे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं,
और कांग्रेस के तब भी कम हुए होंगे, लेकिन बीजेपी के अंदर आज गांव-गांव के अंदर कार्यकर्ता है। कल अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद जो आप देखेंगे उनका एक-एक आदमी जो है उनके लिए काम करता है। ऐसा क्षेत्रीय ताकतों के पास कोई है ही नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आज वो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उन्हें जो है क्षेत्रीय स्तर पर, गांव स्तर पर, जब तक वो गांव में नहीं पहुंचेंगे, गांव में अपने आदमी खड़े करने होंगे। गांव से जब उनका आदमी खड़ा होगा तब जाके उनका संगठन मजबूत हो सकता है। और ये क्षेत्रीय ताकतें जब तक इस तरह से बटी रहेंगी, जरूरत इस बात की थी कि जो विपक्ष है, विपक्ष को मैं ये मानता हूं कि केवल यूपीडी नहीं, जितना विपक्ष है, विपक्ष को पूरा मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिलकर लड़ेंगे तभी जो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि विपक्ष में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी आती है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ कभी जो है जो अन्य रीजनल पार्टियां वो कभी जाएंगी, और अगर वो जाती भी हैं तो फिर जनता के सामने वो किस तरह से कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों का विरोध करके जो है वो संगठन को दोबारा खड़ा कर रही है। अगर वो जो है संगठन को दोबारा खड़ी तो लोगों के पास, उनके पास बोलने के लिए जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ जिस हिसाब से उनके पास संगठन है, खासकर भाजपा के बाद जो सत्ता में, अगर उनको जो है लड़ना है तो तमाम विपक्ष को एक साथ होना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने इंडिया अलायंस जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है, इंडिया अलायंस, और उसी तरीके से जो है उन्हें उत्तराखंड में भी एक अलायंस अपना तैयार करना चाहिए तमाम पार्टियों को जो विपक्ष की हैं। और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जो है अगर वो सबको साथ में लेकर चलेगी तभी जाके जो है वो कुछ कर सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। वोट जो है जब कटेगा तो जो है तमाम तरह के वोट कटेंगे, और हो सकता है कि तमाम जो है जो लगातार जो राष्ट्रीय पार्टी है वो दोबारा सत्ता में आई। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्षेत्रीय ताकतों को मजबूत तरीके से जो है आने के लिए सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। तमाम जो तरह के, जो आपने मूल निवास की बात करी, इसकी बात करी, तो मूल निवास का आंदोलन क्या है? मुख्यमंत्री ने जो है मूल निवास अगर जो है पारित कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मूल निवास का आंदोलन खत्म हुआ। पर जो मांगे थी वो तो पूरी नहीं हुई ना। आज भी धड़ल्ले से जो है पहाड़ों के अंदर जमीनें बिक रही है, तमाम तरह के जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। कोई प्रताप नगर में जो है टिहरी डैम के नजदीक जो जमीन बेच रहा है, कोई टिहरी के अंदर बेच रहा है, कोई चमोली में बेच रहा है, कोई नैनीताल में जमीन बेच रहा है बाहर वालों। तो कहाँ गया उनका जो है भू कानून? कहीं ना। और जो भू कानून से आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर को अलग छोड़ा, क्या वो जो मूल निवासी में सबसे बड़ा सवाल उन मूल जो मैदानी लोग, जो मैदान के जो मूल निवासी, उनसे पूछना चाहूंगा। जो उधम सिंह नगर के किसान है, हरिद्वार के किसान है, जो मूल निवासी जो 1950 से वहां निवास कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, आपकी जमीनें औने पौने दाम पर बेची जा रही हैं, आप तब भी चुप बैठे हैं। आपने मूल निवास की मांग ही नहीं करी। आपको तो सबसे ज्यादा विरोध करना चाहिए था। आज जिस तरह से पहाड़ मैदान की बात हो रही थी, आपको सबसे पहले ये बात रखनी चाहिए थी कि हमें भी जो है भू कानून की जरूरत है। सबको पता है पलायन की जड़ क्या है, लेकिन ये पलायन की जड़ क्यों कम नहीं हो रही है? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ जो पहाड़ के लोग हैं उन्होंने अपनी नियति मान ली है कि हाँ, पहाड़ में तो कभी ना फैक्ट्री पहुंच सकती है, ना अस्पताल पहुंच सकता है, स्कूल पहुंच सकता है, तो छोड़ो, हम शहर ही चले जाते हैं, पहाड़ में आ जाएंगे कभी एक आध साल में इगास मनाने के लिए, क्योंकि इगास का फैशन अब बहुत हो चुका है। लेकिन पलायन पर कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, समस्या ये है ना कि बात केवल पलायन की नहीं है, मुद्दे और भी हैं। पलायन ही नहीं है केवल, और पलायन के लिए मूलभूत जो मैंने बताया, आप अगर इस प्रदेश की राजधानी शुरू से ही गैर शहर हो जाती तो मैं और आप जो तमाम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, हम शहरों में नहीं होते, हम आज अपने ही गाँव के अंदर होते, कुछ ना कुछ अपने साधन देख रहे होते। आप हिमाचल का एग्जाम्पल लीजिए, जिस तरीके से वाईएस परमार ने वहां पर जो है काम किया। आज सेब के लिए हिमाचल का एक ब्रांड है, लोग जानते सेब के लिए, हिमाचल की ब्रांड है। हिमाचल की हर चीज एक फेमस है। हिमाचल की टोपी से लेके, उनका पहनावों से लेके, उनकी बोली भाषा से लेके, उनके फलों से लेके, उनके खाने पीने तक हर चीज का एक ब्रांड है हिमाचल। हिमाचल के नाम से और कश्मीर के नाम से आप अखरोट से लेके, सेब से लेके कुछ भी चीज लेंगे तो आपको एक अलग वो मिलेगा। आप एक नॉर्मल सेब लीजिए, उसकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन आप जैसे ही उसमें टैग हिमाचल का और कश्मीर का लग गया, उसके दाम दुगने से तिगने बढ़ जाते हैं। तो ये एक ब्रांड की कीमत होती है, एक ब्रांड की वैल्यू होती है, जो हम चीजें उत्तराखंड में नहीं बना पाए इतने सालों में, 25 सालों के अंदर। और जहां आपने पलायन की बात करी, तो पलायन के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो थी। ठीक है, आज प्रदेश 25 साल के उस पे जो है 25वें साल में जो है प्रवेश कर गया, और रजत जयंती जो है मनाई जा रही है। पहाड़ के अंदर मैं मानता हूँ सड़कें गई है, लेकिन सड़कों की स्थिति क्या है? आप देखेंगे आज भी जो है पहाड़ों के अंदर आप देखेंगे जो सड़क, रोड तो है, लेकिन रोड की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई आदमी एक बार वहां चला जाए तो दोबारा उस रोड पर जा नहीं सकता, उसकी जो है कमर टूट जाएगी इतने गड्ढे उस सड़कों पर। जो सड़क एक बार अगर कभी पक्की बनी भी होगी, वो अगले जो अगर सन 2000 में कभी सड़क बनी होगी पहाड़ों के अंदर, 2005 में बनी होगी, 2025 में जो है मतलब ये लगा लो कि उसे दोबारा वो सड़क दोबारा पक्की नहीं बन पाई, उसके गड्ढे नहीं भरेगी। इस तरह से पहाड़ों में सड़कों का हाल है।
और पहाड़ों में चलिए ये तो बात ये है। ये तो मैं पलायन पे भी आपको ये कहना चाहूंगा। देखिए पलायन पे नहीं, मैं पलायन पे आपने क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी बातें बताई है, शिक्षा, रोजगार, सड़क, ये हम सभी को पता है कि इन सभी की वजह से गांव से लोग पलायन करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो जनता है, पहाड़ों की जो जनता है, आम पहाड़ी जो पहले पहाड़ में रहा करता है, फिर अभी रहा करता है, क्या उनके लिए पलायन उतना जरूरी मुद्दा नहीं बचा है? नरेंद्र मोदी विदेश में जाके क्या कर रहे हैं, उनके लिए वो मुद्दे तो बहुत उस पे वो खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब परेशानी समस्याओं की बात करें तो उन्हें वो समस्याएं तो मानते हैं, लेकिन उन पर वोट देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप देखेंगे पहाड़ के लोग जो है हमेशा से जो है राष्ट्रीय सोच के ज्यादा रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति के और राष्ट्रीय उसके ज्यादा रहे हैं। उन्हें इस चीज में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि उनके क्षेत्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, गांव की हालत क्या है। क्योंकि ये बात भी सच्चाई है, चाहे मुझे हो सकता है कुछ लोग इसके बाद ट्रोल करें या कुछ भी करें, पहाड़ की जो हालत है उसके पीछे पहाड़ के लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ है। राजनीति सब कुछ बाद में आता है, वो चाहे फिर पहाड़ के राजनेता हूं, वो सब कुछ बाद में आता है। मैं कह रहा हूं पहाड़ के लोग ही सबसे बड़े जिम्मेदार है। उसमें जिम्मेदार मैं भी हूं, आप भी हैं, सब कुछ सारे वो तमाम लोग हैं जो पहाड़ में रहने वाले थे तब, चाहे आज पलायन करके किसी भी शहर के अंदर, देश दुनिया के जिस कोने में भी बैठे, पहाड़ के अंदर आज स्थिति आज जो भी है उसके लिए सबसे पहले मूल निवासी जो पहाड़ का रहने वाला था वो सबसे पहले जो है वही उसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद हम और चीजों की बात करें, सरकार बाद में आती, नेता बाद में आते। क्योंकि सोच ही जब आपकी राष्ट्रीय रही, आपने कभी क्षेत्रीय ताकतों को नहीं दिया, क्षेत्रीय ताकतों को कभी जो है उस तरीके से मौका नहीं दिया कभी जो देना चाहिए था। क्षेत्रीय ताकतों की कोई बड़े स्तर पर कभी सरकार आई नहीं। आपने गिने चुने विधायक भेजे, जैसे दोबारा चुनाव होते रहे, आपने विधायक कम करते रहे क्षेत्र जो दलों के, आज के टाइम पे वो सुन नहीं पाए। तो इससे पता चलता है कि आपकी सोच केवल राष्ट्रीय है। आप कोई राष्ट्र का नेता, चाहे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का नेता आता है, आप उसकी राजनीतिक बोली भाषा बोलकर जो है आप उसी को वोट देते हैं और उसी वजह से जो है आप तमाम तरह की चीजें करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको अगर वास्तव में जो है पहाड़ के लिए अगर सोचना है तो सबसे पहले पहाड़ियों को ही आगे आना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप दिल्ली में बैठ के, देहरादून में बैठ के पहाड़ की जो है नीतियां बनाएंगे, जैसे आपने पलायन आयोग का जिक्र किया। अब देहरादून में बैठ के वो पहाड़ की रिपोर्ट बना रहे हैं, कमिश्नर की बात करी, देहरादून में बैठ के वो जो है पहाड़ की बात कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाँ, मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, टिहरी से, हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में होटलियर लोग रहते हैं। होटलियर जो काम करते हैं वो देश विदेशों में, आज होटलियर में अगर जिस भी होटल में आप जाएंगे, मैं कहता हूँ आप इंडिया के जितने टॉप मोस्ट बड़े होटल है दुनिया के, उसमें आपको उत्तराखंड के पहाड़ का आदमी निश्चित तौर पर मिलेगा। और होटलियर ने जितना काम आज पूरे देश विदेश में अपना काम किया है वो बहुत सराहनीय है। जो गरीब घर से निकले, हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए, होटलियरों ने बहुत गरीब संसाधनों में, गरीब उसमें जो है जिन्होंने दूध बेच कर, घास निकाल कर जो है खेती बाड़ी करके जिनके माँ बाप उन्होंने पाला, आज उसी होटल की नौकरी के दम पे आज कई लोगों ने जो है अच्छी खासी संपत्ति जो है देहरादून से लेके गाँव के अंदर जो है बना ली है। कई लोग तो हमारे, जो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ टिहरी से, टिहरी की कई होटलियर है आज वो है कई जगहों पर जो है देशों में विदेशों में, तमाम दुनिया, यूरोप से लेके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर तमाम जगहों पर जो है वो आज रहते हैं। वहां पर होटलों के अंदर जो है विशेष काम कर रहे हैं और ये अच्छा भी लगता है कि हमारे लोग आज जो है देश दुनिया के अंदर हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग बाहर चले गए, जो लोगों ने पलायन किया, वो लौट कर पहाड़ नहीं आए। उन्होंने कभी देखा ही नहीं वापस आकर कि हमारे गाँव की स्थिति कैसी रहेगी, हमारी क्या रहेगी, क्या मैं मुझे याद है कि हमने जब पलायन की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, पौड़ी के अंदर जिस तरह का पलायन है, पौड़ी गढ़वाल के अंदर कई लोग तो जो है 20-20 30-30 50-50 सालों से वापस ही नहीं आए। या आप 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं? आज भी है। आज आप पौड़ी के अंदर जो जनशून्य गांव गए हैं, जो उत्तराखंड के अंदर जो है जनशून्य का हजारों गांव जनशून्य हुए, वापस क्यों नहीं सरकार उन पर काम कर पाई? ये लोग वापस क्यों नहीं आए? क्यों लोगों ने अपने जो है पक्के मकान दोबारा क्यों नहीं बनाए? और जरूरत इस बात की कि आज आपको पहाड़ के अंदर वापस लौटना है। आपने जीवन में भले जो कुछ किया हो, लेकिन आप अंतिम समय अपने पहाड़ों में बिताइए, तभी पहाड़ बदल सकता है। आपने जो पहाड़ की पलायन की बात करी ना, और पहाड़ के लोगों की जो मनोदशा उसकी बात करी, तो तभी ये बदल सकता है। जब पढ़े लिखे लोग वापस पहाड़ों में जाएंगे तभी जो है लोग बदलेंगे। क्योंकि जो वहां वर्तमान समय में रह रहे हैं लोग, उनकी सोच उस तरह की नहीं है, वो भी मजबूरी के कारण रह रहे हैं। कल उनके पास एक पैसा आएगा, वो सब लोग पहाड़ खाली करके जाएंगे। किसी भी तरीके से प्रलोभ देकर जो है राष्ट्रीय पार्टियां उनको खरीद रही है और वो जो उनका वोट खरीद रही है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी समझ पा रहा है। आप देखेंगे गाँव के अंदर युवा पीढ़ी कभी नहीं है जो पढ़ा लिखा युवा था, जिसने पढ़ाई करी, चाहे वो किसी फील्ड में हो, हमेशा बाहर है। वो उत्तराखंड के, वो गाँव में रहता ही नहीं है।
गांव में मुझे बता दीजिए कितने गांवों के अंदर कितने युवा रह रहे हैं? सारे के सारे युवा आज वहां से पलायन कर चुके हैं। केवल बूढ़े लोग जिनकी सोच और मानसिकता भी उसी तरीके से है, या फिर जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग वहां रह रहे हैं। वो भी जो है प्रयास करें किसी तरीके से हम भी जो है मैदानों के अंदर जाए। बिल्कुल, इसका जवाब ये भी हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर इसका काउंटर जवाब ये भी हो सकता है कि क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कभी वोट ही नहीं दिया गया है। अगर वोट दिया गया होता तो शायद नेता इस बारे में सीरियस होते। निश्चित तौर पर मूलभूत सुविधाओं पे तो कभी उन्होंने वोट ही नहीं पड़ा। वोट हमेशा पड़ता है राष्ट्रीय उस पर। अजय फलां राष्ट्रीय नेता आया था, उसने जो है इतनी बड़ी बात मन से कह दी, उसने तो गढ़वाली में ये शब्द बोल जी दिया, हाँ। उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। इसी चीज पे वोट पड़ता है। आप देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम लोग जो है इसी चीज पर जो है काम करेंगे और इन्हीं की बोली भाषा जैसे ही वो देखेंगे। माहौल कह रहे आप क्रिएट कर रहा है, 6-13 लोगों के लिए वो बन रही स्पेस बन रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आ गया, राष्ट्रीय पार्टियां तमाम तरह के मुद्दों को खत्म कर देंगी। वो एक नया मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट करेंगी और लोग उस भावनाओं में बह जाएंगे। हमने कोरोना के टाइम पे देखा एक रिवर्स पलायन की कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से। ये कोशिशें आपने, क्योंकि पलायन को लेके आपने जब अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आज से 10-12 साल पहले, तब से लेके आज तक आपने कितना बदलाव देखा है? क्या रिवर्स पलायन की जो कोशिशें सरकार द्वारा की गई थी, पलायन आयोग की जो सिफारिशें थी, इन सब चीजों से क्या आपने कितना बदलाव देखा है, या फिर आपको स्थिति और खराब दिखी है, या फिर कुछ सुधार दिखा है? मैं उसके लिए सुधार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने निश्चित तौर पर, कुछ लोग वापस आए। वो वापस किस तरीके से आए उसके लिए सरकार की कोई उसमें वो नहीं है। कोरोना के टाइम पे जो सरकार ने योजनाएं बनाई थी वो टोटल फेल हुई। सारे के सारे जितने हमारे होटलियर आए, प्रवासी लोग जितने लौट कर आए, जो कामगार लोग थे जो विभिन्न शहरों में काम कर रहे थे, वो वापस लौट कर सारे पहाड़ गए। कोविड के बाद जो है मुझे लगता है उंगलियों पे गिने चुने शायद 2-4 लोग ही शायद पहाड़ में रुके होंगे। वो भी नहीं रुके, बाद में वो भी निकल गए, क्योंकि उन्होंने भी पहाड़ किसी देखा जो रुक कर कुछ करने की कोशिश नहीं करी। उसने जब स्थितियां देखी, सिस्टम देखा, तो उसने भी छोड़कर जो है बागवानी का एक जरिया है जिसके जरिए लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं। निश्चित तौर पर बागवानी है उसमें। पहले मैं कोविड की बात कंप्लीट कर लूँ तो उसमें सारे लोग गए। और रही बात रिवर्स माइग्रेशन की, कुछ लोग निश्चित तौर पे वापस आए हैं, लेकिन वो उसमें सरकारी उस पर नहीं आए। वो इस वजह से आए हैं क्योंकि शहरों के अंदर जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, शहरों के अंदर जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, जो आदमी जो है अपना रिटायरमेंट के बाद जो जीवन जो है पहाड़ों में इसलिए बिताना चाहता है कि वो स्वस्थ रहना चाहता है जीवन में। और स्वच्छ हवा में अगर वो रहेगा, स्वच्छ पानी पिएगा, स्वच्छ अपने जो है वातावरण में रहेगा, तो उसका जो लाइफ टाइम है, जो उसका जीवन का समय है, वो निश्चित तौर पे उसकी आगे बढ़ेगी। इसलिए लोग पहाड़ों की तरफ जो है, मुझे लगता है कि जो रिवर्स माइग्रेशन भी है वो आ रहे हैं। कुछ युवा भी आए हैं उसमें, उन्होंने प्रयास किया कुछ रोजगार के साधनों के लिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस स्तर पे होना चाहिए था वो उस स्तर पे नहीं हो पाया। कोविड एक निश्चित तौर पे गोल्डन टाइम था जब लोग वापस आए थे। अगर सरकार की नीतियां कुछ बनती, कुछ उस समय प्रयास होते, तो निश्चित तौर पर लोग रुकते, पर नहीं रुके। मेरा ये मानना है 100 में से 99% या 98% लोग जो है वो फिर से दोबारा माइग्रेट कर गए थे वापस अपने जो है जिन जिन गाँवों पे थे वो दोबारा वहीं चले गए थे। अच्छा, आपने आपकी जो पलायन पर डॉक्यूमेंट्री थी उसमें कुछ न्यूज आर्टिकल देख रहा था, पहाड़ों का अस्तित्व जो है पहाड़ों से गायब हो रहा है। वो ये बात जब सालों से कही जा रही है, जब उत्तराखंड की गठन की मांग भी इसीलिए की गई थी क्योंकि पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था। क्या ये अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे लौट रहा है? ये कहीं दिख रहा है आपको? कोई सुनहरी किरण दिख रही है या फिर अभी भी अंधकार दिख रहा है सब जगह? रोशनी की किरण तो कुछ दिख रही है। मैं नहीं मानता कि रोशनी की किरण नहीं है। रोशनी की किरण है तो तभी ये दुनिया भी चल रही है। और हर बुरी ताकतों के खिलाफ जो है जितनी बुरी ताकतें हैं, संघर्ष हर तमाम क्षेत्र पे लोग कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक किरण हमें जरूर नजर आई है। मुझे ये उम्मीद है कि युवा पीढ़ी ही परिवर्तन ला सकती है उत्तराखंड में, और युवाओं के हाथ में ही जब इस प्रदेश की बागडोर आएगी तभी जो है परिवर्तन हो सकता है। और पलायन डॉक्यूमेंट्री जो में हमने बात की थी कि पहाड़ और पहाड़ियों का जो अस्तित्व है वो एक दिन जो है उत्तराखंड से समाप्त हो जाएगा। वो इसलिए कहा था इस लाइन को हमने, क्योंकि जिस तरह से इस स्थितियां बनी हुई थी, अगर सारे लोग माइग्रेट कर जाएंगे, सब लोग पलायन कर जाएंगे, पहाड़ छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पे जो है कि अस्तित्व जो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा पहाड़ से पहाड़ियों का। उत्तराखंड की पहचान आप जानते हैं, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, और हिमालयी राज्य होने का मतलब ये है कि यहाँ का उत्तराखंड का अस्तित्व पहाड़ों से है। उत्तराखंड का अस्तित्व किसी मैदानी क्षेत्रों से नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैदानी क्षेत्र खराब है, लेकिन उत्तराखंड का अस्तित्व पहाड़ों से है। जब ये पहाड़ रहेंगे तो गंगा रहेगी, यमुना रहेगी, तमाम तरह की जो नदियां हैं वो रहेंगी।
और जब ये पहाड़ों में रहने वाले ये रहवासी यहाँ के रहेंगे, तभी जाके ये पहाड़ भी जो है बचेगा, यहाँ की संस्कृति बचेगी, यहाँ की बोली भाषा बचेगी, तमाम लोग रहेंगे। देहरादून में बैठ के संस्कृति नहीं बचती है, देहरादून में बैठ के बोली भाषा नहीं बचती है। पहाड़ के जो गाँव के लोग हैं वही एक्चुअल में भाषा, संस्कृति, बोली भाषा, तमाम तरह की जो है चीज़ें पहाड़ की बचाई हुई हैं। आप शहर के लोगों से मत कीजिए। मैं आपसे खुद कहता हूँ, मेरी जो मदर है, हमने हमेशा जो है गढ़वाली भाषा में बात की है। मेरी मातृभाषा गढ़वाली, मेरी मातृभाषा हिंदी में नहीं है। आपने टीम ब्रह्म कमल की बात की, किस तरह का काम ब्रह्म कमल किया करती थी इसीलिए शायद, क्योंकि अब ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आप मलेथा और नानीसार के जो आंदोलन है उनका समर्थन में आपने धरना प्रदर्शन किया था। किस तरह का काम टीम ब्रह्म कमल द्वारा किया जाता था? मैं थी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आज भी हमारे दिलों में है। हमने बहुत संघर्षों से, और खासकर कहूँ अपने माँ बाप के पैसा फूंक कर जो इस टीम को बनाया था, अपने सीमित संसाधनों में, अपने घर से, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, हमारे पास कोई इनकम के साधन नहीं थे, तो हमने जो है अपने घर का पैसा लगाकर जो है, हमारे दिल में एक चाह थी, वो था कि हम पहाड़ के मुद्दों को उठा सके, पहाड़ के जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक, उनको जो है दुनिया तक, लोगों तक पहुंचा सकें। इसीलिए हमने इस संगठन का जो है निर्माण किया था, संगठन को बनाया था। और आज भी ये ऐसा नहीं कि संगठन खत्म हुआ है, संगठन आज भी हमारे दिलों में है। जो इस संगठन से जुड़े हुए थे उन सबके दिलों में जो है आज भी ये संगठन जिंदा है। और जिन जिन लोगों ने जो संघर्ष के साथ ही हमारे रहे हैं, वो जानते हैं कि ये संगठन कभी खत्म ना हुआ था और कभी होगा, हमेशा बना रहेगा। और नानीसार, और उसकी बात आपने करी मलेथा की, तो सरकार कांग्रेस की थी। देखिए विडंबना देखिए ना, सरकार कल कांग्रेस की थी तो नानीसार के अंदर जो है औने पौने दाम पे हरीश रावत की सरकार में जो है जिंदल ग्रुप को जमीन दे दी जाती है, गांव वालों से परमिशन नहीं ली जाती है ना। और जिंदल ग्रुप जो है अपना एक बहुत बड़ा जो है वहां पर कारोबार का जो है एरिया अपना बना लेता है। उसी तरीके से जो है जब ये कैसर के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो मलेथा के अंदर भी वही था। सरकार ने जो है नियमों को जो है खत्म करके जो है अपने तरीके से जो है उनको नियमों को बनाकर उन्होंने जिस तरीके से किया और जो उनको पट्टी और खनन किया वो दे दिए। तो वही चीजें जो है आप देखेंगे आज भी मुद्दे वही है, वही मुद्दे आप देखेंगे। जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला आज से में ये 12 से 15 साल पहले, बस सरकार बदल गई है, सरकार बदली, चेहरे बदले हैं, काम तो वही हो रहे, काम तो वही हो रहे हैं, केवल चेहरा बदलता है, काम वही होते। सरकार किसी की भी रहे, आपको क्या लगता है कि सरकार किसी दूसरे की कल आ जाएगी तो कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। हर सरकार के अपने लोग होते हैं, अपने उद्योगपति होते हैं। आज ये उद्योगपति चरम पे चल रहे हैं, कल सरकार बदलेगी उनके उद्योगपति चरम पे चलेंगे, उन सबको लोगों को काम मिलेगा। लेकिन जरूरत इस बात की कि हमारे लोगों को क्या मिला। आने वाला टाइम जो है भविष्य पहाड़ों का है। आप देखिए जिस तरीके से टूरिज्म धीरे धीरे पहाड़ों में, आज पहाड़ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ टूरिस्ट पहुंच रहा है। गांव गांव के अंदर आज टूरिस्ट पहुंच रहा है, देश से नहीं विदेश तक के आदमी जो आज जो टूरिज्म के नाम पे उत्तराखंड के वो उसमें पहुंच रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ युवाओं, आप आगे बढ़िए, रोजगार के लिए जो साधन कुछ ना कुछ जुटाइए, और सबसे पहले अपने गांव के अंदर पक्का मकान तो बनाइए। पक्का मकान रहेगा तो आप आते जाते रहेंगे तो तभी जाके जो है आप पहाड़ से जुड़ेंगे, वहाँ की समस्याओं को जान पाएंगे, वहाँ की जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो वहाँ पर मुद्दे हैं उनको जो है जान पाएंगे, और बदलाव भी तभी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित गोसाई जी, आपसे एक लंबी चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा करने का मकसद यही था कि 25 सालों में एक युवा, क्योंकि आप भी एक युवा ही हैं, एक युवा की नज़र में प्रदेश कितना बदला है। और क्योंकि समस्या आज जस की तस ही है इस प्रदेश में, वो चाहे 25 साल बीत जाएं या फिर हम जब से आंदोलन शुरू हुआ था इस प्रदेश के लिए। मैं उत्तराखंड और देश दुनिया के तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा, सुनेगा उत्तराखंड और सुनेगा इंडिया को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उत्तराखंड की आवाज़ घर घर तक पहुँच पाए। नमस्कार।